स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्रेसेट क्लासेस। तो हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं डेवलपमेंट में। चैप्टर का नाम लेंगे क्या है? न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। इससे पहले जो अभी चैप्टर हमने एंड किया, द चैप्टर वाज इंडियाज फॉरेन ट्रेड एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस या आफ्टर इंडिपेंडेंस। दोनों चीजें कवर करी थी, अगर आपको उसमें याद हो। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया भी था कि इंडिया का जो फॉरेन ट्रेड था उस चैप्टर में 3 पोर्शन में डिवाइड किया गया था, अगर आपको याद हो। फॉरेन ट्रेड एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, आफ्टर इंडिपेंडेंस, बट दैट इज फ्रॉम 1950 टू 1990, और फिर आया आफ्टर 1991। 1991 में आई थी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। तो इसीलिए ये जो चैप्टर है ये इंडिया के फॉरेन ट्रेड को ही बताएगा, बट कब? आफ्टर 1991। जो 91 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी, जिसकी वजह से हमारा फॉरेन ट्रेड का पूरा नजरिया बदल गया था, उस पॉलिसी को हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। क्या चेंज आया था, ध्यान से समझेंगे। इंडिपेंडेंस के टाइम पे इंडस्ट्रीज का बहुत पुअर परफॉर्मेंस था। बेसिकली पुअर परफॉर्मेंस तो तब कहेंगे जब इंडस्ट्री होंगी। हमारी कुछ इंडस्ट्री जो थी वो सिर्फ और सिर्फ बेसिक इंडस्ट्री थी, क्योंकि फॉरेनर्स ने हमारी इंडस्ट्रीज को प्रमोट ही नहीं किया था। आपको चैप्टर्स में याद होगा, शुरू के चैप्टर में हमने पढ़ा। फिर 1950 से 1990 तक हमने इंडस्ट्री को सेटअप करना बहुत जरूरी समझा, क्योंकि हमें पता था कि बिना इंडस्ट्रीज के किसी भी कंट्री की ग्रोथ नहीं हो सकती। तो हमने इंडस्ट्री सेटअप करी 1950 से 1990 तक, लेकिन उसमें मेजर रोल किसको दिया? पब्लिक सेक्टर को, और सेकेंडरी रोल दिया प्राइवेट सेक्टर को। इसके कुछ फायदे नुकसान भी बढ़े। प्राइवेट सेक्टर को सेकेंडरी रोल देने के बाद भी हमने उनको लाइसेंसिंग वगैरह में, परमिट्स में रिस्ट्रिक्ट लगा दिया। तो बहुत सारी प्रॉब्लम थी, और पब्लिक सेक्टर अपने आप को कंट्रोलर मानता था, तो उन्होंने इनकी अपॉर्चुनिटीज को भी स्वैलो अप कर लिया था। ये अभी रिसेंट चैप्टर में हमने पढ़ा। तो क्या प्रॉब्लम आ रही थी कि पब्लिक सेक्टर का कंट्रोल था, और जब पब्लिक सेक्टर का कंट्रोल होता है तो क्या होता है, हमारे बीच में कोई कंपटीशन नहीं रहता। सोशल वेलफेयर होता है प्रमोट, और सोशल वेलफेयर भी नहीं हो रहा था, वो भी डेड हो गया था ड्यू टू करप्शन। किस वजह से? करप्शन बहुत ज्यादा था हमारे पब्लिक सेक्टर में। और हम जब यहाँ पे ये जो पॉलिसीज फॉलो करते थे, तो हम एक स्ट्रैटेजी फॉलो करते थे जिसको हम कहते थे इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। क्या फॉलो करते थे? इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का मतलब बताया था कि जो गुड्स इंडिया से बाहर से आ रहे हैं उसको इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूट करके यहीं बना लो। इसका दूसरा नाम बताया था इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी। इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी ये हमने क्यों बनाई थी? इसके 2 कारण थे। एक तो फॉरेन कंपटीशन ना हो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री का, क्या ना हो? फॉरेन। और दूसरा, हमारा फॉरेन एक्सचेंज का जो रिजर्व है वो बच जाए, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो सेव हो जाए। इसको हम क्या बोलते थे? इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। बट 91 में जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई, तो हमने क्या करा? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को सेव नहीं करा। हमने यहाँ पे इस चैप्टर में बेसिकली अपनी सोच बदली थी 1991 में हमारी गवर्नमेंट ने। देखो क्या सोच थी पहले। हम लोग भी, कुछ लोग ऐसी सोच रखते हैं आज भी कि भाई जो चीज, जो पैसे हमारे पास है ना, उसे बचा लो, जरूरत पड़ेगी तब यूज करेंगे, बचा लो। अब बचाने में क्या होता है, हम डिफेंसिव मोड पे चले जाते हैं कि खुद को बचाए, पैसा बचाए। और एक होता है एग्रेसिव मोड, उसमें क्या करते हैं? पैसा बचाओ नहीं, जहां जो खर्च होना है वो तो होना ही है, और कमाओ, मेहनत करो, ज्यादा कमाओ। वो जाके हमने कहां पे अप्लाई किया था? न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में। यहाँ पे हमने पॉलिसी फॉलो करी थी एक्सपोर्ट प्रमोशन की। एक्सपोर्ट प्रमोशन कैसे एक्सपोर्ट प्रमोट किया था हमने? थ्रू एलपीजी पॉलिसी। हमने लाइसेंसिंग, परमिट्स, कोटा सब हटा दिए। इंडिया को फ्री ट्रेड अलाउ कर दिया कि कहीं भी बिजनेस करो, कोई बैरियर्स नहीं है। अब जब एक्सपोर्ट इंपोर्ट होगा तो फॉरेन एक्सचेंज बचाने की बजाय कमाने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो यहाँ पे हमारी थिंकिंग में चेंज आया। क्लियर हो गई बात? एक बार हम पढ़ते हैं। अच्छा, इसके इंट्रोडक्शन में क्या लिखा है कि पहली जो पॉलिसी थी वो थी LQP पॉलिसी।
इसको हमने रिप्लेस किया था LPG पॉलिसी। LQP स्टैंड्स फॉर लाइसेंसिंग, कोटास एंड परमिट्स, उसको रिप्लेस किया लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ये इंट्रो है, सिर्फ एक बार रीड करते हैं। द इकोनॉमिक पॉलिसी रिप्लेस द LQP पॉलिसी विद LPG पॉलिसी। LQP को रिप्लेस किया विद LPG। हेयर LQP स्टैंड्स फॉर लाइसेंस, कोटास एंड परमिट, एंड LPG स्टैंड्स फॉर लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। समझ आ गई बात? कोई प्रॉब्लम? आगे चलते हैं। नीड फॉर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। कह रहे हैं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाने की जरूरत क्या थी हमारे देश को। तो मैंने कुछ इंट्रोडक्शन में रीजंस बताए कि हमारे देश में ये जो प्रॉब्लम्स आ रही थी उसका सोल्यूशन था न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। पहला रीजन इन्होंने लिखा है हाई फिस्कल डेफिसिट। हाई फिस्कल डेफिसिट का मतलब क्या हुआ बेटा, यहाँ पे ध्यान से समझते हैं। फिस्कल डेफिसिट तो हम सब जानते हैं, मैक्रो में पढ़ चुके हैं। क्या होता है फिस्कल डेफिसिट? व्हेन टोटल एक्सपेंडिचर आर मोर देन टोटल बोरोइंग। जब टोटल एक्सपेंडिचर ज्यादा हो एज कंपेयर टू टोटल रिसिप्ट। इसका मतलब आपके खर्चे ज्यादा है तो आपको बोरो करना पड़ेगा, और बोरो करने के चक्कर में हमारा देश डेट ट्रैप में फंस जाएगा। ये प्रॉब्लम थी कि हमारा देश एक्चुअल में डेट ट्रैप में फंस रहा था, तो हमें पुरानी पॉलिसी को रिप्लेस करना पड़ा विद न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। पहला रीजन क्या है? अच्छा, टॉपिक क्या है? नीड ऑब्लिक रीजंस फॉर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। पहला रीजन हाई फिस्कल डेफिसिट। देखो बेटा, पहली लाइन में उसका मीनिंग लिखा है फिस्कल डेफिसिट रेफर्स टू बोरोइंग डन बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने बोरो किया, क्यों? ऑन अकाउंट ऑफ एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू ड्यूरिंग अ ईयर। एक्सपेंडिचर ज्यादा थे, रेवेन्यू कम था, उस वजह से बोरो किया। और आगे देखो क्या लिखते हैं, फिस्कल डेफिसिट इन अ ईयर 1990-91 वाज 8.4% ऑफ जीडीपी। हमें जितना डोमेस्टिक प्रोडक्शन करना था टोटल में, उसका 8.4% बोरो करना पड़ रहा था। यानी कि हम अपने खर्चे पूरे नहीं कर पा रहे थे प्रोडक्शन के, तो हमने 8.4% बोरो कर रहे थे 1990 में और 91 में। ड्यू टू दिस द गवर्नमेंट स्टक इनटू डेट ट्रैप। इस वजह से गवर्नमेंट डेट ट्रैप में फंसते जा रहे थे। भाई अपना अगर आप रूटीन का खर्चा पूरा नहीं कर पाओगे तो क्या करोगे? आज बोरो किया, उससे कंज्यूम कर लिया, नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट ईयर फिर से आपके पास गुड्स कंज्यूम करने के खर्चे ज्यादा होंगे, फिर बोरो करेंगे एंड यू विल स्टक इनटू डेट ट्रैप। हाई फिस्कल डेफिसिट लीड्स टू इन्फ्लेशनरी प्रेशर एंड ऑल्सो अफेक्ट द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल। कह रहे हैं इससे क्या होगा? हमारे देश में इन्फ्लेशन होगा, यानी महंगाई होनी शुरू हो जाएगी, और लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डाउन आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि महंगाई होगी तो लोग क्या करेंगे? लो क्वालिटी प्रोडक्ट कंज्यूम करना शुरू करेंगे, जिससे उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग विल फॉल डाउन। क्लियर? पहला। दूसरा, क्या जरूरत थी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाने की? बीओपी डेफिसिट। बेटा बीओपी का फुल फॉर्म तो सब जानते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट में डेफिसिट कब आता है? जब हमारे देश से एक्सपोर्ट कम हो जाए और इंपोर्ट ज्यादा हो जाए। किस चीज के? विजिबल, इनविजिबल, यूनिलैटरल, कैपिटल ट्रांसफर, या फिर सिर्फ विजिबल? सबके या सिर्फ विजिबल के? सिर्फ विजिबल के तो बीओटी में आते थे, अभी एग्जाम अभी दिए हैं आपने। बीओपी में चारों ट्रांजैक्शन का था। तो हम कहें अगर हमारे देश का टोटल एक्सपोर्ट कम हो जाए एज कंपेयर टू टोटल इंपोर्ट, इट विल गिव यू अ बीओपी डेफिसिट। देखो क्या लिखते हैं, इट रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन टोटल रिसिप्ट्स एंड टोटल पेमेंट ऑन अकाउंट ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन ऑफ अ कंट्री विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। जब पूरे वर्ल्ड के साथ जो आपकी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है उसमें
डिफरेंस आए किसमें, रिसिप्ट और पेमेंट में, उसको हम क्या बोलते हैं बीओपी डेफिसिट। ड्यू टू हाई इंपोर्ट एंड लो एक्सपोर्ट बीओपी हैव अ डेफिसिट बाय द एंड ऑफ ईयर 1990। कह रहे हैं क्योंकि हमारे एक्सपोर्ट कम हो चुके थे और इंपोर्ट ज्यादा हो गए थे, तो इसलिए 1990 में हमारे देश में बीओपी डेफिसिट आ गया। क्लियर? नेक्स्ट, फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। जो हमारा देश का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था वो फॉल हो रहा था। मैंने आपको रीजन ही पहले ही समझा दिया था क्यों फॉल होना शुरू हो गया था, क्योंकि हम क्या कर रहे थे, उसको सेव करने की कोशिश कर रहे थे, हम अर्न करने की तो कोशिश कर ही नहीं रहे थे 91 से पहले। तो देखो क्या लिखते हैं, ड्यूरिंग 1991 इंडिया फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व फेल to such a low level that payment for import bill were not able to be made even in 10 days। कह रहे हमारे पास फॉरेन करेंसी की इतनी शॉर्टेज हो गई थी कि अगर हम बाहर से कुछ इंपोर्ट करते थे तो 10 दिन से पहले तो पेमेंट करने का मतलब ही नहीं था, यानी कि हम कैश में कुछ भी नहीं खरीद पा रहे थे। तो हमें वर्ल्ड बैंक ने सजेस्ट किया था भाई अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी को बदल लो। तो देखो क्या लिखते हैं, ड्यू टू दिस the government adopted new economic policy as suggested by the World Bank। जिसने जब हमें सजेस्ट किया किसने, वर्ल्ड बैंक ने। थर्ड पॉइंट, इन्फ्लेशनरी स्पाइरल। क्या है इन्फ्लेशनरी स्पाइरल? इन्फ्लेशन का मतलब तो समझते हैं सब, हम महंगाई के स्पाइरल में हमारा देश यानी कि जाल में फंस चुका था। देखो क्या लिखा है, फॉर मीटिंग द अमाउंट ऑफ डेफिसिट, फॉर मीटिंग द अमाउंट ऑफ डेफिसिट द गवर्नमेंट ऑर्डर्ड आरबीआई टू प्रिंट एडिशनल करेंसी। आरबीआई को ऑर्डर क्या दिया कि नई करेंसी प्रिंट करें क्योंकि हमारे पास पैसों की कमी है। इसको हम क्या कहते हैं, डेफिसिट फाइनेंसिंग। याद है जब आरबीआई नई करेंसी प्रिंट करे उसके लिए टर्म यूज करी जाती है डेफिसिट फाइनेंसिंग। दिस लीड्स टू इन्फ्लेशन, कह रहे इससे महंगाई हो जाएगी बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन मनी सप्लाई, क्योंकि मार्केट में नई करेंसी आएगी, मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। ड्यू टू दिस द इकोनॉमिक क्राइसिस बिकम्स बैड टू वर्स। इससे हमारा जो क्राइसिस था महंगाई का वो बैड से वर्स्ट सिचुएशन में पहुंच जाएगा। एंड एट दैट टाइम एनुअल रेट ऑफ इन्फ्लेशन वाज 16.7%। हमारे देश में जो महंगाई बढ़ रही थी हर साल लगभग 17% से इंक्रीज हो रहा था हर चीज का रेट। मतलब कोई चीज अगर आपको आज 100 रुपए की मिल रही है तो वो अगले साल 117 रुपए से नीचे तो मिलेगी ही नहीं। हर साल 17% का इंक्रीमेंट हो रहा था क्योंकि हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी बहुत खराब हो चुकी थी। तो हमने अभी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाने के 4 रीजन पढ़ लिए। सबसे पहला, एक बार हेडिंग नहीं याद करा रहा हूं, इंटरनल मैटर को मेमोराइज करने की कोशिश करते हैं कि फिस्कल डेफिसिट बहुत ज्यादा बढ़ गया था। फिस्कल डेफिसिट मींस गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर था वो रेवेन्यू से ज्यादा हो गया था, जिस वजह से गवर्नमेंट को बोरो करना पड़ रहा था। और हम उस टाइम पे 1991 में 8.4% ऑफ द जीडीपी वी हैव टू बोरो, ड्यू टू विच द कंट्री इज कॉट इनटू डेट ट्रैप, जिस वजह से हमारा देश डेट ट्रैप में फंस गया था और देश में इन्फ्लेशनरी प्रेशर और साथ साथ लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग गिरना शुरू हो गया। तो हमें ये 3-4 बातें याद करनी। एक बार याद कर ले सब बच्चे, सुन लेंगे तभी याद रहेगा, बोलोगे भूल जाओगे। ध्यान से सुनना। क्या था कि पहला कि फिस्कल डेफिसिट बहुत ज्यादा बढ़ गया था बिकॉज द एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट इज मोर देन द रेवेन्यू। ठीक है, इट वॉज at the time of 1991 the fiscal deficit was 8.4% of the GDP, due to which the country is caught into debt trap में फंस गए थे, due to which there is high inflation and standard of living is getting down day by day। समझ आ गई बात। सेकंड पॉइंट हमने पढ़ा था बीओपी डेफिसिट। हमारे देश का बीओपी यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में बहुत ज्यादा डिफरेंस आने लग गया था और इतना ज्यादा हो गया था कि हमें बीओपी की वजह से बीओपी डेफिसिट की वजह से न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लानी पड़ी। और डेफिसिट कब आता है, व्हेन एक्सपोर्ट आर लेस देन इंपोर्ट। यहाँ पे मीनिंग लिखा है। फिर थर्ड पॉइंट है
फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, हमारे देश के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इतने फॉल हो गए थे कि हम इंपोर्ट की पेमेंट विद इन 10 डेज भी नहीं कर पा रहे थे। ड्यू टू दिस वर्ल्ड बैंक सजेस्टेड इंडिया टू मेक अ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। अभी पढ़ा इन्फ्लेशनरी स्पाइरल, हमारे देश में इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो गया था। क्यों हो गया था? बिकॉज गवर्नमेंट ऑर्डर्ड आरबीआई टू प्रिंट न्यू करेंसी नोन एज डेफिसिट फाइनेंसिंग। अब डेफिसिट फाइनेंसिंग हो रही थी जिस वजह से मनी सप्लाई बढ़ गई थी, जिस वजह से मार्केट में इन्फ्लेशन बढ़ता ही जा रहा था और एट दैट टाइम इट वाज 16.7%। ठीक है, आगे चलते हैं। पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर, पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। ध्यान से समझेंगे बेटा, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज बना था सोशल। तो देखो बेटा, पुअर परफॉर्मेंस मैंने आपको बताया क्यों थी उनकी, क्योंकि पब्लिक सेक्टर जो था वो अपनी एक तो मोनोपोली बना चुका था, दूसरा पब्लिक सेक्टर में करप्शन इतना ज्यादा था कि वहां पे कोई भी काम इफेक्टिवली नहीं हो रहा था, जिस वजह से हमें न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लानी पड़ी। देखो क्या लिखते हैं, फ्रॉम 1951 to 1991 the number of public sector undertaking have expanded multiple times। कह रहे बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी एंड इन द इनिशियल ईयर देयर परफॉर्मेंस वाज एनकरेजिंग। कह रहे शुरू में उन्होंने परफॉर्मेंस भी अच्छी करी है, बट due to corruption most of them started showing losses. Due to this the government started to shift to new economic policy। इस वजह से गवर्नमेंट न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की तरफ मूव हो गई। तो बहुत लॉजिकल स्टेप्स दिए हैं। कह रहे 1951 से 91 तक पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस बहुत ज्यादा बढ़ी, मल्टीपल टाइम्स इंक्रीज हुआ उसमें, बट मल्टीपल टाइम इंक्रीज होने के बाद उनकी परफॉर्मेंस शुरू में तो अच्छी रही and after that they started suffering losses due to which government shifted to new economic policy। शुरू में अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई, उसके बाद क्या हुआ, परफॉर्मेंस डाउन होनी शुरू हुई, they started incurring losses। गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि अब पब्लिक सेक्टर से काम नहीं चलेगा, we have to shift to the private sector। समझ आ गई बात? नेक्स्ट, गल्फ प्राइसेस, लास्ट पॉइंट है हमारा, टॉपिक खत्म हो रहा है। गल्फ प्राइसेस का मतलब क्या है बेटा, ध्यान से समझना। उस टाइम पे गल्फ कंट्री इराक में लड़ाई शुरू हो गई थी दो देश की आपस में, जिस वजह से यहां पे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स या क्रूड ऑयल का आना लगभग बंद हो गया था। इस वजह से देश में महंगाई होनी शुरू हो गई और गवर्नमेंट ने लेके आई न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। देखो क्या लिखते हैं, ऑन अकाउंट ऑफ वॉर इन इराक इन 1990-91 प्राइस ऑफ पेट्रोल राइजेस। ड्यू टू दिस इंपोर्ट बिकम्स कॉस्टली। इस वजह से इंपोर्ट महंगा हो गया एंड ऑल्सो द रेमिटेंस सेंट बाय गल्फ कंट्री हैव बीन स्टॉप्ड। और वहां से रेमिटेंस यानी गुड्स का आना बंद हो गया। ड्यू टू दिस द बीओपी क्राइसिस डीपन। जिस वजह से बीओपी में जो कमी आ रही थी वो और ज्यादा कमी बढ़ गई, यानी कि हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट का डिफरेंस और इंक्रीज हो गया। क्लियर हो गई बात? तो हमारे ये सिर्फ कितने रीजंस हैं, इन देयर टोटल देयर आर 6 रीजंस, जिसके हेडिंग अभी याद करेंगे, बाकी करते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए बाय बाय।